तो आज हम एक तरह की टाइम मशीन में बैठकर करोड़ों साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जब जमीन पर सन्नाटा था और फिर कुछ पौधों ने पानी से बाहर निकलकर पूरी धरती का चेहरा ही बदल दिया। इनका नाम थोड़ा मुश्किल सा है, टेरिडोफाइट्स। हमारे पास जो जानकारी है वो एक वीडियो से आई है जो इनके बारे में बताती है, और आज हमारा मिशन है इन अनोखे पौधों की कहानी को समझना। चलिए शुरू करते हैं इनके नाम से ही। टेरिडोफाइट सुनने में किसी साई-फाई नॉवल के कैरेक्टर जैसा लगता है। इसे अगर तोड़कर देखें, टेरॉन जिसका मतलब है पंख और फाइटॉन मतलब पौधा, तो क्या ये पंखों वाले पौधे हैं? बिल्कुल, ये नाम इनकी बनावट को, खासकर फर्न की पत्तियों को देखकर दिया गया है। वो बिल्कुल किसी पक्षी के पंख की तरह दिखती हैं। लेकिन इनकी असली कहानी इनके नाम से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये सिर्फ पंखों वाले पौधे नहीं थे, ये धरती पर जीवन के असली पायनियर थे, मतलब अग्रदूत। पायनियर मतलब ये कितने पुराने हैं? क्या ये डायनासोर के जमाने के हैं या उनसे भी पहले के? से लगभग 40-42 करोड़ साल पहले पैलियोजोइक युग के सिलूरियन काल में, जब जमीन ज्यादातर बंजर चट्टानों और धूल का मैदान थी, तब इन पौधों ने पहली बार पानी से बाहर निकलकर जमीन पर जड़ें जमाई। ओह, ये जमीन पर उगने वाले पहले पौधे थे जिनके पास एक पाइपलाइन थी। पाइपलाइन मतलब आप वैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जाइलम और फ्लोएम, ये वो सिस्टम है जो पानी को जड़ों से खींचकर पौधे के सबसे ऊंचे पत्ते तक पहुंचाता है और खाने को पत्तों से बाकी हिस्सों तक। इससे पहले जो पौधे थे, जैसे ब्रायोफाइट्स, उनके पास ये सिस्टम नहीं था। अच्छा, तभी वो छोटे और जमीन से चिपके रहते थे। सही पकड़ा। टेरिडोफाइट्स ने पहली बार ग्रेविटी को चुनौती दी और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। और डिवोनियन काल आते आते तो इन्होंने धरती पर पहले जंगल बना दिए थे। ये पौधों के विकास में एक इनकलाब जैसा था। वाह, तो इन्होंने ही जमीन को हरा भरा बनाना शुरू किया। स्रोत में इन्हें एक बड़ा अजीब सा नाम दिया गया है, संवहनी क्रिप्टोगैम्स। ये दोनों शब्द तो एक दूसरे के उल्टे लगते हैं। संवहनी मतलब एडवांस्ड पाइपलाइन सिस्टम और क्रिप्टोगैम का मतलब तो कुछ छिपा हुआ होता है ना? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। क्रिप्टोगैम्स उन पौधों को कहते हैं जिनमें प्रजनन छिपा हुआ होता है, मतलब उनमें फूल, फल या बीज नहीं बनते। अच्छा, तो वो स्पोर्स यानी बीजाणुओं से नस्ल आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। काई, फंगस, ये सब क्रिप्टोगैम्स हैं। तो टेरिडोफाइट्स एक अनोखा मेल है। शरीर आधुनिक है, जिसमें पाइपलाइन है, लेकिन प्रजनन का तरीका पुराना है, यानी बीजाणुओं वाला। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पुरानी विंटेज कार में आज का F1 इंजन लगा दिया हो। कमाल का उदाहरण है। मतलब शरीर से आधुनिक पर आदतों से प्राचीन। तो ये दिखते कैसे हैं? स्रोत कहता है कि इनका मुख्य शरीर स्पोरोफाइटिक होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पौधे का जो मुख्य हिस्सा हमें दिखाई देता है, जड़, तना, पत्तियां, वो स्पोरोफाइट पीढ़ी का होता है। ये डिप्लॉयड होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, जैसे हम इंसानों में। ये ब्रायोफाइट से अलग है, जहां हमें दिखने वाला मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेरिडोफाइट्स का शरीर पहली बार सही मायनों में जड़, तने और पत्तियों में बटा हुआ था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये जमीन पर जीने के लिए एक पूरा टूलकिट था। जड़ें पानी और सहारा देती थीं, तना ऊंचाई देता था और पत्तियां धूप से खाना बनाती थीं। ठीक है, तो इस टूलकिट को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। जड़ों से शुरू करते हैं। क्या इनकी जड़ें आम पौधों जैसी ही थी? ज्यादातर नहीं। इनकी जड़ें आमतौर पर अस्थानिक यानी एडवेंटिशियस होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो किसी मुख्य जड़ से नहीं निकलती, बल्कि तने के निचले हिस्से से ही निकल आती हैं। और अगर हम उसे काट कर अंदर से देखें तो उसकी संरचना भी शुरुआती दौर की है, जिसे डायार्च कहते हैं। अच्छा, तो ये प्रकृति के शुरुआती इंजीनियरिंग डिजाइन थे। हाँ, जो काम तो उतने जटिल नहीं थे जितने आज के पौधों में हैं। और तने के बारे में क्या? मैंने स्रोत में राइजोम शब्द भी पढ़ा। हाँ, इनका तना शाखित होता है और कई प्रजातियों में ये जमीन के नीचे फैलता है, जिसे हम राइजोम कहते हैं। ये पौधे को जमीन के नीचे नीचे फैलने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी और चौंकाने वाली बात है। वो क्या? इनके तने में कैम्बियम नहीं होता। एक मिनट, कैम्बियम नहीं? मैंने तो स्कूल में पढ़ा था कि कैम्बियम ही वो चीज है
जिससे पेड़ हर साल मोटे होते हैं, उनमें वो छल्ले बनते हैं। तो अगर इनमें कैम्बियम नहीं था तो फिर इन्होंने विशाल जंगल कैसे बना लिए? मैं तो जंगल का मतलब हमेशा से मोटे लकड़ी वाले पेड़ ही समझती थी। बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब पृथ्वी के इतिहास को बदल देने वाला है। आपका सोचना सही है, कैम्बियम ना होने का मतलब है कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ यानी मोटाई में बढ़ोतरी नहीं होती थी, इसलिए ये आज के पेड़ों की तरह मोटे और विशाल नहीं हो सकते थे। तो फिर जंगल कैसे बने? वो बहुत घने और बड़ी संख्या में उगते थे, लेकिन उनकी ये कमी ही पृथ्वी के लिए एक वरदान बन गई। वरदान? वो कैसे? क्योंकि जब ये पौधे मरते थे तो लकड़ी की तरह सड़कर खत्म नहीं हो पाते थे। उस समय के बैक्टीरिया और फंगस इनके लिग्निन युक्त शरीर को पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं कर पाते थे। तो करोड़ों सालों तक ये मरे हुए पौधे एक के ऊपर एक जमा होते गए, दबते गए और धरती की गर्मी और दबाव में बदलकर कोयला बन गए। सच में? तो आज हम जो कोयला इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं जंगलों की देन है? जी हाँ, आज का ज्यादातर कोयला उन्हीं कार्बोनिफेरस युग के टेरिडोफाइट जंगलों की देन है। तो एक तरह से इनकी जैविक सीमा ने ही हमारी औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। लाइन पर वापस आते हैं। स्रोत में स्टीलर सिस्टम और प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील जैसे शब्द हैं। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगते हैं। इन्हें आसान बनाते हैं। स्टील पौधे के तने या जड़ का वो सेंट्रल कोर है जहां सारी पाइपलाइन यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होती हैं। इसे आप किसी बिल्डिंग की वायरिंग या प्लम्बिंग का मेन हब समझ सकते हैं। अच्छा। टेरिडोफाइट्स इसलिए खास है क्योंकि इनमें हमें इस प्लम्बिंग सिस्टम का पूरा विकास देखने को मिलता है, सरल से लेकर जटिल तक। मतलब जैसे प्लम्बिंग का वर्जन 1.0 फिर 2.0? बिल्कुल। सबसे पुराना और सरल डिजाइन है प्रोटोस्टील। इसमें जाइलम का एक ठोस सिलेंडर बीच में होता है। ये सबसे शुरुआती टेरिडोफाइट्स में था। ये था वर्जन 1.0। फिर प्रकृति के इंजीनियरों ने सोचा, अरे बीच में जगह खाली छोड़कर पाइप को किनारों पर लगा सकते हैं। इससे मटेरियल बचेगा और ये ज्यादा कुशल होगा। और इस नए डिजाइन को साइफोनोस्टील कहा गया। हाँ, और आज के आधुनिक फोन में तो और भी जटिल सिस्टम है, जैसे डिक्टियो स्टील या पॉलीस्टील, जहां कई सारे पाइप मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। ये एक ही पौधे समूह के अंदर इंजीनियरिंग के विकास की पूरी कहानी है। आपने बताया कि ये स्पोर से प्रजनन करते हैं। क्या इनके स्पोर्स भी एक ही तरह के होते हैं या उनमें भी कोई वैरायटी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ भी हमें विकास देखने को मिलता है। ज्यादातर शुरुआती टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, यानी वो एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं, जो उगकर एक ऐसा पौधा बनाते हैं जिसमें नल और मादा दोनों अंग होते हैं। ये एक सरल स्ट्रैटेजी है। और इसका एडवांस्ड वर्जन क्या है? एडवांस्ड वर्जन है हेट्रोस्पोरस होना। कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे सेलाजिनेला दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, छोटे माइक्रोस्पोर्स जो नर गैमेटोफाइट बनाते हैं और बड़े मेगास्पोर्स जो मादा गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये नर और मादा में काम का बंटवारा करने जैसा है। ये रणनीति ज्यादा सफल रही होगी। बहुत सफल रही, और इसे विकास का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जो आगे चलकर बीज बनाने वाले पौधों की तरफ ले गया। ठीक है, तो ये अनोखी बनावट वाले प्राचीन और जमीन को बदल देने वाले पौधे हैं। आज ये हमें कहाँ मिलते हैं? क्या ये सिर्फ नम और छायादार जंगलों की पुरानी निशानियां बनकर रह गए हैं? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, और हाँ, बहुत सी प्रजातियां ठंडी, नम और छायादार जगहों पर ही मिलती हैं। लेकिन इनकी अनुकूलन क्षमता देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। स्रोत के मुताबिक आज भी इनकी लगभग 11,000 जीवित प्रजातियां मौजूद हैं। 11,000? तो ये सिर्फ जंगलों में नहीं है? बिल्कुल नहीं। कुछ पूरी तरह से जलीय हैं, मतलब पानी में रहते हैं, जैसे एजोला, वो छोटा सा पौधा जो अक्सर तालाबों की सतह पर एक हरी चादर बना देता है। ज्यादातर लोग उसे काई समझ लेते हैं, पर असल में वो दुनिया का सबसे छोटा फर्न है। क्या बात है! पानी में रहने वाला फर्न? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ मरूदभिद हैं, यानी जीरोफिटिक, जो सूखी चट्टानी जगहों पर रुकते हैं जहां पानी की बहुत कमी होती है। सेलाजिनेला की कुछ प्रजातियां इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिन्हें संजीवनी बूटी या पुनर्जीवन पौधा भी कहते हैं। मैंने इनके बारे में सुना है। सूखे में सिकुड़ जाती हैं और पानी मिलते ही फिर से हरी हो जाती या हैं। पुनर्जीवन पौधा भी कहते हैं। मैंने इनके बारे में सुना है। सूखे में सिकुड़ जाती हैं और पानी मिलते ही फिर से हरी हो जाती हैं। वही, पानी से लेकर रेगिस्तान तक एक ही ग्रुप के पौधे इतने अलग अलग माहौल में सफल हो सकते हैं। ये कमाल का अनुकूलन है। और भी कुछ है? हाँ, कुछ अधिपादक यानी एपिफाइटिक भी हैं, जैसे लाइकोपोडियम की कुछ किस्में। ये दूसरे पेड़ों की डालियों पर उगते हैं, लेकिन परजीवी की तरह उनसे खाना नहीं चुराते, सिर्फ सहारे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये हर तरह के माहौल में अपनी जगह बनाना जानते हैं। आकार के बारे में भी स्रोत में कुछ दिलचस्प बातें थीं। सबसे छोटे का तो आपने जिक्र कर दिया, इज़ोला। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है साथिया, जिसे हम आम भाषा में ट्री फॉन कहते हैं। ये वाकई छोटे पेड़ जैसा दिखता है और कई फीट ऊंचा हो सकता है। इसकी पत्तियां बहुत बड़ी और खूबसूरत होती हैं, लेकिन याद रहे ये दिखने में पेड़ जैसा है, पर तकनीकी रूप से ये असली पेड़ नहीं है। क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है। बिल्कुल, और इसलिए इसमें सच्ची लकड़ी भी नहीं है। इसका तना जड़ों और पत्तों के पुराने हिस्सों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत का सार निकालें, टेरिडोफाइट्स धरती पर पाइपलाइन वाले पहले पौधे थे। वो बीज की जगह बीजाणुओं से प्रजनन करते हैं। उनका शरीर जड़, तने और पत्तियों में बटा होता है। वे पेड़ों की तरह मोटे नहीं हो सकते और इसी कमी ने हमें कोयला दिया। और आज भी ये पानी से लेकर रेगिस्तान तक हर जगह पाए जाते हैं। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। ये विकास की कहानी का एक बेहद जरूरी अध्याय है। ये ब्रायोफाइट्स जैसे सरल पौधों और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जैसे बीज वाले जटिल पौधों के बीच की एक बहुत अहम कड़ी है। इन्होंने ही जमीन पर जीवन का मंच तैयार किया, जिस पर बाद में दूसरे पौधे और जानवर आए। वाकई इनकी कहानी सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ एक विचारणीय बात है, इन पौधों ने बिना मोटे हुए अपनी एक जैविक सीमा के साथ लाखों साल तक पृथ्वी पर राज किया और ऐसे जंगल बनाए जिन्होंने ग्रह की जलवायु को बदल दिया और हमारे लिए ऊर्जा का भंडार बना दिया। यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में कौन सी अन्य कमियां या सीमाएं वास्तव में अनोखे और सफल विकासवादी रास्ते बनाती होंगी, जिनके बारे में आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते।